हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 नवंबर 2021, दिन है फ्राइडे का, और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए मेरे चैनल को। अब देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पेज 1 से ही डिस्कस करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। आज मैंने ये ओमिक्रॉन क्यों लिया है, ओमिक्रॉन के बारे में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, बट आज इस आर्टिकल को मैं इसलिए ले रही हूँ कि इंडिया में 2 केस जल्दी ही देखे गए हैं। पेज 3 सिटी पेज से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको लेंगे ग्रैप के बारे में, और बाद हम लोग स्टेट पेज से पेज नंबर 4 से साइक्लोन अलर्ट के रिगार्डिंग आर्टिकल लेंगे। एंड गाइज, उसके बाद पेज नंबर 8 से हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है यूआपा के रिगार्डिंग, तो इसको देखेंगे। नंबर 8 से ही दूसरा आर्टिकल देखेंगे पाइका रिबेलियन के बारे में। एंड गाइज, फिर पेज 9 से स्मार्ट सिटीज़ के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स दी है, उसको देखेंगे। एंड गाइज, फिर पेज नंबर 10 से एक आर्टिकल देखेंगे फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में। एंड गाइज, फिर वर्ल्ड पेज नंबर 11 से देखेंगे चाइनीज़ फर्म ने साइन की एक डील विद माले के साथ, तो इसको देखेंगे। एंड गाइज, उसके बाद पेज नंबर 12 से हम फेसबुक ने एक स्टेप लिया है, तो इस आर्टिकल को कवर करेंगे। तो गाइज, आज हम लोग इतने आर्टिकल कवर करने वाले हैं, और सारे ही आर्टिकल मैंने पर पढ़ के एनालाइज करके ही सिलेक्ट किए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि मैं भी मेहनत करके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो पुट अप करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। गाइस, पहला आर्टिकल आप देख रहे हो पेज नंबर 1 से। अभी क्या हुआ है ना, इंडिया में अभी तक कोई भी केस ओमिक्रॉन का नहीं पाया गया था। आप सभी को पता है कि इंडिया ने बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी लगा दी थी एयरपोर्ट्स वगैरह पे, फिर भी 2 केस कर्नाटका में मिल गए हैं। गाइस, ये 2 केस में एक केस तो बेंगलुरु हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब हैं जो जिनकी एज 46 ईयर ओल्ड है, तो उनको हुआ है, और उनकी कोई भी ट्रबल हिस्ट्री ऐसी है ही नहीं कि वो कहीं गए हों, बट स्टिल उनको ओमिक्रॉन का लक्षण उनमें दिख रहे हैं। और एक पर्सन है जो साउथ अफ्रीका का ही है, साउथ अफ्रीकन नेशनल का पर्सन है, तो वो इंडिया आया हुआ, तो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का लक्षण देखे गए हैं। तो यहाँ से 2 लोग मिलते हैं, एक इंडियन नेशनल है, एक अफ्रीकन नेशनल है। तो गाइज, यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, और यहाँ पे देखिए बोला भी गया है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ना, मतलब ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में डिस्कवर्ड हुआ था, उसके बाद ये अब तक ना 30 कंट्रीज़ में फैल चुका है, और टोटल इसके जो केस हो गए 30 कंट्रीज़ को मिला के 375 केसेस हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में 2 केस हैं। 2 केस में भी एक तो अफ्रीका का ही बंदा था जो आया है, उसको पूरा क्वारंटीन भी किया गया, उसके सारे कॉन्टैक्ट को भी ट्रैक किया गया, तो बट अभी फ़िलहाल वो बंदा है, और एक इंडिया का ही जो इंडिया के डॉक्टर साहब हैं उनको हो गया। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी तो कोई ट्रबल हिस्ट्री नहीं थी, मे भी उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ अटेंड किया हो, तो जहाँ से उनको उनके अंदर ओमिक्रॉन वायरस आ गया हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका चल रहा है, उसके बाद अफ्रीका की कंट्री घाना यहाँ पे, उसके बाद यूके में 32 केसेस हैं, बोत्सवाना ये भी अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे 19, नीदरलैंड्स में भी पहुंच चुका है, यहाँ पे 16 लोगों को हो गया है, पुर्तगाल में 13, एज वेल एज ये आप डेटा देख सकते हो। लास्ट में इंडिया में अभी 2 ही केस हैं। तो अगर अभी यहाँ पे एहतियात बरत ली जाए और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए जाएँ, तो अभी भी ये यहाँ पे इंडिया में कंट्रोल किया जा सकता है। गाइस, यहाँ से हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बॉडी के बारे में। तो अभी कहा किया जा रहा है कि जैसे ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, तो ऐसे मतलब सजेस्ट किया जा रहा है कि एक बूस्टर डोज दे दी जाए। तो बूस्टर डोज आप समझ रहे हो कि 3rd डोज, जैसे 2 डोज तो रिकमेंडेड थी, क्या कहा जा रहा है कि एक और डोज लगवा लो एज अ बूस्टर डोज, ताकि हम इस ओमिक्रॉन वायरस से लड़ सकें। तो ये डिसीज़न कौन लेता है कि भाई कि एक और डोज लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में? तो इस चीज़ का डिसीज़न लिया जाता है कि वैक्सीनेशन की डोज कितनी होनी चाहिए, कब लगनी चाहिए। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, बॉडी का नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है NTAGI। तो ये बॉडी है जो डिसाइड करती है कि हाँ 3rd बूस्टर डोज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इनसैकॉग एक बॉडी दी गई है, ठीक। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये क्या है इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। गाइस, ये जो इनसैकॉग है ना,
ये एक मल्टी एजेंसी कंसोर्टियम है, मतलब एक मल्टी एजेंसी संघ है। अंडर में है ये रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज, RGSL के अंदर में है। और किसके थ्रू ये सेटअप किया गया है? इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 2020 दिसंबर में। क्यों सेटअप किया गया होगा? जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस फैल रहा था, तो अपना रूप बदल रहा है, इसके जीन में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर द जीनोमिक वेरिएशन इन द कोविड-19। तो क्वेश्चन आ सकता है उसमें, बोल दिया जाएगा कि इनसेको बॉडी सेटअप की गई थी 1995 में या 1982 में। तो ऐसा नहीं है, ये अभी जल्दी ही 2020 में सेटअप की गई है। तो आपने देखा RGSL देखा, तो ये क्या करती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब जिसके अंदर भी जो वायरस आ जाता है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तभी तो पता चलता है ना कि नया वेरिएंट है कि पुराना वेरिएंट है। और इसका आइडिया क्या था, क्यों इसको बनाया गया, ताकि पूरा ये चीज़ समझी जा सके कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है और किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर बार बोलती हूँ, इट इज़ सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो बना लो। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आपकी ये इनसेकोग बॉडी है। और ये किसके अंडर में है? RTGLS के। तो ये पूरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंडर में है। एक गाइस, और ये किस तरह की बॉडी है? एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि अगर इसने कुछ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे दी कि हाँ ऐसा है, आपको ऐसा करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट वो चीज़ फॉलो करेगी, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ एडवाइस कर सकती है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। इस आर्टिकल से इतना ही था। आप चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस नेक्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हो कि ग्रैप के बारे में है। ये है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान था, ये बनाया गया था कि कंट्रोल दी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि पहले से आप प्रेडिक्ट कर सको कि हाँ इस मंथ में या आने वाले समय में इतना इस तरीके से पोल्यूशन हो सकता है, तो पहले से ही आप मीज़र ले सको। तो इसलिए ये ग्रैप बॉडी सेटअप की गई थी 2016 में। तो अब लगभग 5 साल हो चुके हैं, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि ये बॉडी बन चुकी है, उसके बाद भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करती, वेट करती हैं। जैसे दिल्ली में जब पूरा स्मोग एयर इतनी पोल्यूटेड हो गई, तो अब जो ग्रैप के अंदर इमरजेंसी मीजर्स दिए गए हैं कि ऐसा कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, ETC वगैरह, तो अब क्या उसके बाद ये लोग एक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आप ये मत करो, कि इंतज़ार मत करो कि कंडीशन वर्स होने का, कि ख़राब होने का, कि हाँ पहले एयर को पूरा तरीके से पोल्यूटेड होने दो, उसके बाद हम जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में जो रूल दिए गए हैं कि हाँ कैसे क्या स्टेप उठाने चाहिए जब इस तरह की सिचुएशन आए, तो आप सिर्फ वो कर रहे हो। आप इस प्लान को इवॉल्व नहीं करो। मतलब ये प्लान दिया गया था कि आप एक तो कंट्रोल करो एयर पोल्यूशन, और साथ ही साथ ये प्रेडिक्शन भी या ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लेके आओ, को इवॉल्व करते रहो कुछ विद एक्सपीरियंस के साथ, ताकि ये एयर पोल्यूशन जैसी दिक्कत सामने ना आए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया, ये दिसंबर 2016 में ये सेटअप की गई थी। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था इसको फॉर्म करने के लिए। गाइस यहाँ पे जो एक्शंस लिए गए हैं ना, जैसे दिल्ली में भी, तो वो इमरजेंसी कैटेगरी में है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, इमरजेंसी कैटेगरी में कौन कौन से एक्शन आते हैं। तो जैसे बैनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसको बंद कर देना, स्कूल को बंद कर देना, ऑड इवन व्हीकल स्कीम को चला देना। तो ये सब ना इमरजेंसी कैटेगरी में आते हैं ग्रेडेड एक्शन प्लान के। तो ये प्लान दिया गया था कि आप कुछ इसको इवॉल्व करो और प्रेडिक्शन बढ़ाओ पहले से, ना कि इंतज़ार करो पोल्यूटेड होने के बारे में। यही कहा जा रहा है कि इस प्लान को तब से ना अपडेट नहीं किया गया है, और जब भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो इमरजेंसी मेजर लगा दिए जाते हैं। और गाइज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्वेश्चन किया है कि जब नवंबर 2021 में दिवाली के आसपास में जो दिल्ली की कंडीशन थी वो एकदम काफ़ी सीवियर हो गई थी दीपावली के टाइम में, तब भी यहाँ पे जो ग्रैप के अंदर इमरजेंसी कैटेगरी में रूल दिए गए कि आप इसको इम्पोज कर देना जब ऐसी कंडीशन आए, तब भी ये क्यों नहीं इम्पोज किए गए। तो ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। ये तो था इस आर्टिकल में जो दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ग्रैप को लेके सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ग्रैप हो जाता है। थोड़ा सा ग्रैप के बारे में हम समझ लेते हैं। ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 और 3 दोनों पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो गाइस यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रैप के बारे में कि ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐसा ही कुछ एक्शन प्लान आपको सेटअप करना चाहिए। तो एक केस हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग।
जो दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये केस गया था। तो आप ये माइंड में रखिएगा कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि आप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करिए। प्रिपेयर किया गया है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अंडर डिफरेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या है, एक तो मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है और सीवियर है। गाइस अभी रिसेंटली ना एक कैटेगरी और इसमें ऐड कर दी गई है, सीवियर प्लस या इमरजेंसी। तो ये पहले नहीं थी, जब ये 2016 में सेटअप किया गया था, ये बाद में इसमें ऐड की गई है। प्लान को कब नोटिफाइड 2016 में तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तो सेटअप करेगा नहीं ना बॉडी को, तो ये नोटिफाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2017। तो गाइस ये 2017 में MOEFCC मिनिस्ट्री के थ्रू इसको नोटिफाइड किया गया है। तो मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमेशा याद रखिएगा। 2020 तक सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की हुई थी एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी। ये क्या करने के लिए, ताकि जो भी ग्रैप मीजर है इसको इम्पोज कर सके। अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अभी डिसॉल्व कर दिया गया है एंड रिप्लेस कर दिया। इसकी जगह पे नया कमीशन बना दिया गया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 2020 में बनाया गया है। तो अब इसका काम है कि जो ग्रैप में मीजर लेने हैं रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के थ्रू, जब दिल्ली की क्वालिटी ख़राब होती है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की क्वालिटी, तो कौन सा मीज़र लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या स्टेप उठाने हैं। तो अब किसकी जिम्मेदारी हो गई है, उसको कौन ऑथराइज़ कर रहा है, CAQM। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे CM जो है ना दिल्ली के, वो ऑथराइज़ नहीं है कि जो ग्रैप के अंदर जो मीज़र्स हैं उनको लागू करने के लिए। वो सिर्फ बोल सकते कि हाँ ये चीज़ है, बट उनको लागू कौन करेगा, CAQM। माइंड में रखिएगा, ये स्टैचुटरी मैकेनिज्म है सीखने के लिए टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। ये वो एरिया हैं जो दिल्ली NCR में आती हैं, ठीक है। राजस्थान का भी कुछ पार्ट आता है, यूपी का भी, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, दिल्ली का भी। तो कुल मिला के जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये दिल्ली NCR के लिए बनाया गया है। यहाँ से आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस यहाँ पे आप नेक्स्ट आर्टिकल में देख सकते हो कि उड़ीसा की 14 डिस्ट्रिक्ट को हाई अलर्ट पे रखा गया है कि वहाँ पे साइक्लोन आने की संभावना है। जो कि वो साइक्लोन कहाँ पे मतलब बनने वाला है, जैसे ये मैप है, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल्स में वो साइक्लोन बनने वाला है और वो हिट कर सकता है उड़ीसा के साउथर्न पार्ट को। एंड गाइस ये जैसे साइक्लोन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको कौन फोरकास्ट करता है, इसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है। तो गाइज यहाँ से ना हम देख लेते हैं कि जो साइक्लोन के बारे में दिया गया है, तो ये आर्टिकल भी आपका GS पेपर 1, GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक कौन कौन से हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। साइक्लोन डेवलप होता है ना, ये लो प्रेशर एरिया के अराउंड ही डेवलप होता है। इसका सर्कुलेशन वो होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जैसे ये अर्थ है ना गाइज, तो ये नॉर्थन हेमिस्फेयर है, ये साउथर्न हेमिस्फेयर है। तो जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट होता है साइक्लोन का, और साउथर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। जब भी कभी साइक्लोन आता है तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा तूफान आता है और बहुत ही गंदा मौसम हो जाता है, बारिश, तूफान, ये सब। तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू कंप्लीट होता है। गाइज ये जो साइक्लोन्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये डेवलप होता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। इसे अभी आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो गाइज ये आप देख सकते हो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके बीच में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, तो यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन डेवलप हुआ है तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर इधर बन जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। जैसा मैंने बताया था, दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, ये टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन कौन सा होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। यहाँ पे आओगे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके ऊपर का जो एरिया हो गया और इसके नीचे का जो एरिया हो गया ना गाइस, तो ये होता है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कैसा होता है, हाई लैटिट्यूड रीजन्स होते हैं, पोलर एरिया होती है ना, उसी वहीं पे ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन होता है ना, ऐसे ही एक एंटी साइक्लोन होता है। तो जब साइक्लोन आता है वो तो तबाही कर देता है और एक मौसम को बिगाड़ देता है ना। तो एक एंटी साइक्लोन जब आता है ना, तो मौसम साफ कर देता है। तो ये जस्ट अपोजिट होता है साइक्लोन का। इसमें क्या होता है, ये आउटवर्ड स्प्रिलिंग होती है। बीच में क्या बना होता है, एक हाई प्रेशर सेंटर। एंटी साइक्लोन हमेशा नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, जस्ट अपोजिट द साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन है वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज है। एंड गाइस
ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं तो उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती होंगी ना, तभी तो ये बनते होंगे। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं या अरेबियन सी में बनते हैं। तो होता क्या है ना कि सी का सरफेस होता है, टेम्परेचर 27 डिग्री से हाई चला गया, तब बहुत ज़्यादा संभावना होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की। और क्या गाइस, कोरियोलिस फोर्स अगर प्रेजेंट है तो वर्टिकल विंड है उनकी स्पीड में बहुत कम वेरिएशन हो रहा है तो हवा दे सकता है। पहले से ही लो प्रेशर एरिया बनी हुई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोन डेवलप हो जाएगा। मतलब इन सब के साथ में ये सारी चीज़ें चल रही, उसके साथ ही लो प्रेशर एरिया भी है तो साइक्लोन डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। गाइस, ये आप एक पिक्चर देख रहे हो तो इसमें यहाँ पे आई लिखा हुआ है। तो ये जब भी साइक्लोन बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होती है। अब ये लो प्रेशर एरिया क्या होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। क्या होता है कि जब एयर यहाँ की, मान लो एयर क्या हो गई, हीटअप हो गई, एयर गर्म हो गई, तो वो एयर क्या होगी, उठ जाएगी। जब एयर, जाहिर सी बात है, जब गर्म होती है तो उसके अंदर जितनी भी वाष्प होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो एयर हीटअप आएगा तो वो क्या होगा, ऊपर को चली जाएगी। और जब यहाँ से एयर चली जाएगी तो ये जगह क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो इस जगह को भरने के लिए जो आसपास की एयर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगती है और वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। तरह की लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो चुकी है। बाकी जितनी भी मैंने अभी कंडीशंस बताई, कोरियोलिस फोर्स एंड अदर टेम्परेचर, वो सब चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो डिफरेंट पार्ट में इसी तूफान को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो टाइफून्स बोला जाता है जापान साइड, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में भी अक्टूबर। और यहाँ पे भी यहाँ पे तो कोई लैंड है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये सब ओशियंस में आते हैं, ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। अब आप देखो, ये जो अटलांटिक ओशियन में आता है ना, नॉर्थ अमेरिका में, इसको बोलते हैं होरिकेन्स। और जो पैसिफिक ओशियन में आता है उसे भी होरिकेन बोलते हैं। ये साउथ अमेरिका में आता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये तीन नाम है, एक होरिकेन, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक टाइफून्स। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि किसको क्या बोलते हैं। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा, होरिकेन अमेरिका में आता है, नॉर्थ अमेरिका में, टाइफून्स जापान साइड में, और एशिया कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल साइक्लोन। गाइस, ये थी थोड़ी बहुत डिटेल साइक्लोन के बारे में। अदरवाइज साइक्लोन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसको आप ज्योग्राफी से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया। तो नेक्स्ट आर्टिकल पर गाइस, कल ही मैंने आपको यूआपा के बारे में पढ़ाया था, कल के एनालिसिस में। तो उसमें आपको बताया था कि 1321 लोगों को एक साल के अंदर क्या किया गया, यूआपा के अंदर अरेस्ट किया गया है। तो यूआपा में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो अंडर ट्रायल्स चलते हैं यूआपा के अंडर में, को आप इनडेफिनेटली हेल्ड नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो टाइमली ट्रायल्स होने चाहिए जो भी यूआपा केस के अंदर बंद किए गए हैं लोग, क्योंकि ये उनका ह्यूमन राइट है। फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक ह्यूमन राइट्स है तो उसको टाइमली ट्रायल यानी कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, तो ये उसका ह्यूमन राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यूआपा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख लो, पाइका रिवेलियन के बारे में बात की जा रही है कि रिवेलियन है ना, उसको हिस्ट्री की बुक में, आप टेक्स्ट बुक में रखो, जो भी हिस्ट्री की बुक है स्टूडेंट्स की, एनसीईआरटी की क्लास 8th की, ताकि जो 1817 में ये पाइका रिवेलियन हुआ था इसके बारे में जाने। ये आपका पाइका रिवेलियन जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको 1857 की क्रांति तो पता होगी, बट पाइका रिवेलियन उससे भी पहले हुआ था 1817 में, उड़ीसा में हुआ था। जो भी ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो ईस्टर्न पार्ट था उड़ीसा का, तो वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा था। तब परेशान होकर वहाँ के लोगों ने क्या किया, ये विद्रोह कर दिया। तो इसको बोलते हैं पाइका रिवेलियन, जो कि 1817 में हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कि पाइका रिवेलियन तो हुआ, ये पाइकास कौन थे, ये एक क्वेश्चन आ जाता है, पाइकास कौन थे। तो पाइका कौन थे, गजपति रूलर थे उड़ीसा के, तो उनकी पीजेंट मिलिशिया थी पाइका। क्या करते थे, मिलिट्री सर्विस देते थे किंग को जब भी वॉर वगैरह होता था। 1803 तक तो उड़ीसा मराठा के अंडर में था। तब दूसरा एंग्लो मराठा वार हुआ, तब मराठाओं को फोर्स किया गया। जब एंग्लो मराठा वार हुआ तो उसके बाद मराठाओं को फोर्स किया गया कि उनकी कुछ टेरिटरी क्या की जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाए। तो तभी उड़ीसा को क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सौंप दी गई थी। उससे पहले 1803 तक तो ये मराठा रूल में थी। अब यहाँ पे किसका रूल हो जाएगा, ब्रिटिश रूल का। तो अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ें पहले थी वो चीज़ें अब नहीं रह जाएंगी। पहले वहाँ पे किंग था और किंग के अंडर में ये जो पाइका थे, एक पीजेंट मिलिशिया थी जो युद्ध में उनका साथ देते थे। तो अब इनको वो
ना तो इज्जत दी जा रही थी और ना अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। जो ट्रेडिशनल पोजीशन थी वो इसको खो चुके थे। जो सोसाइटी में एक ट्रेडिशनल पोजीशन ये होल्ड करते थे वो अब नहीं रही थी। और जो इनके लैंड्स थे वो भी क्या गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिए थे इनसे। जब भाई इनका स्टेटस भी चला गया, लैंड भी चला गया, तो पाइकास थे जो लोग थे उन लोगों ने एक तो इन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों का पूरा एक तो लैंड भी कैप्चर कर लिया, ऊपर से जो इनका ट्रेडिशनल पोजीशन थी वो भी ख़त्म कर दी। और उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब उतना से ज़्यादा रेवेन्यू इनसे कलेक्ट किया जाता था। ये रेवेलियन क्यों आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बन गई थी, रेवेन्यू ज़्यादा लेने लगे थे और इनका ट्रेडिशनल जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उन्हीं सब से परेशान होकर पाइका लोगों ने क्या कर दिया, रिवेलियन कर दिया। किसके अंडर में? बक्सी जगबंधु थे, ये हेरिडेटरी चीफ थे, ये भी मिलिशिया आर्मी के चीफ थे, जो कि गजापति किंग, खुर्दा किंग थे उड़ीसा के गजापति, उनके अंडर में ये चीफ थे। इस तरीके से 1803 में ब्रिटिश रूल के अंडर में आती है और 14 सालों में ही ये सब इतना परेशान कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की 1817 में इन्हें रिवेलियन करना पड़ जाता है। सपोर्ट मिला इनको, ट्राइबल्स का सपोर्ट मिला और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ का भी इन्हें सपोर्ट मिला। ये जो रिवेलियन होते ये सपोर्ट किया गया था राजास के थ्रू, जमींदारों के थ्रू और जो विलेज हेड थे और जो ऑर्डिनरी किसान थे उन लोगों के थ्रू। और बहुत जल्दी ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में क्या हो गया, पूरे प्रोविंस में ये स्प्रेड हो गया था। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास मतलब आधुनिक हथियार थे, बहुत सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में थी, पावर उनके पास थी। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद इस पाइका रिवेलियन भी दबा दिया गया। और एंड गाइस ये इस तरीके से ब्रिटिश के थ्रू ये जो रिवेलियन जो इन्होंने विद्रोह किया था उसको दबा दिया जाता है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, पाइकास ये रिट्रीट हो जाते हैं जो घने जंगल होते हैं उनमें उड़ीसा के, और कंटिन्यू रखते हैं, कैरिड आउट करते हैं गोरिल्ला वारफेयर, एक गोरिल्ला वारफेयर होते हैं उसको कई सालों तक। और कंटिन्यू ये लोग मतलब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट से पंगा लेते रहते हैं। बट डिफीट्स इनके हाथ में क्या एक तरीके से लगातार ये कंटिन्यू डिफीट का सामना करना पड़ता है। तो जो पाइका लीडर होते हैं बक्सी जगबंधु, ये याद रखिएगा नाम, तो ये सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। 1825 में एक जेल थी वहाँ पे इनको बंद कर दिया जाता है और 1829 में इनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये पहली लड़ाई थी ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। हम तो सब 1857 से ही समझते हैं, बट ये 1817 में हुई थी, उससे कई साल पहले। तो ये आप याद रखिएगा, क्रम पूछ लिया जाता है कि कब कौन सी लड़ाई हुई थी। स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मिशन चल रहा है SCM, तो एक्सटेंड कर दिया गया है उसको 2023 जून तक, क्योंकि ये बीच में कोविड-19 आ गया था जिस वजह से क्या हुआ नहीं हो पाया था, इसलिए इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे मुझे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी है, ये अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू जो भी स्मार्ट सिटीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं और इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है, नीति आयोग। एक और टेक्नोलॉजी ऐड की जाने वाली एयरपोर्ट्स पे इंडिया के फेशियल रिकॉग्निशन 2022 से, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी पैसेंजर आते हैं फेशियल रिकॉग्निशन तो बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हो। तो फेशियल रिकॉग्निशन जो भी लंबा प्रोसीजर होता है अभी एयरपोर्ट पे चेक इन का, चेकआउट का, तो अब उसको थोड़ा आसान ईज़ करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक को ऐड किया जाएगा 2022 से। गाइस ये जो माले है ना, ये मालदीव की कैपिटल है, एक एटॉल है, एक तरीके आइसलैंड है, इसको एटॉल भी बोलते हैं, और ये इंडियन ओशियन में है और ये मालदीव की कैपिटल है। यहाँ पे चाइनीज़ ने एनर्जी डील साइन कर ली है, चाइनीज़ फर्म ने माले के साथ में। तो आप सभी को पता होगा मालदीव में इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मालदीव की लोकेशन गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। गाइस ये आप देख सकते हो, ये है हमारा इंडिया और ये है लक्षद्वीप, ये है मालदीव। गाइस ये आप देख रहे हो ना, इतने सारे इसमें छोटे छोटे एटॉल बने हुए, आइसलैंड बने हुए, यही मालदीव्स है। तो आपको मालदीव की लोकेशन पता चल गई। अब मैं आपको मालदीव्स के जो छोटे छोटे आइलैंड्स है उसमें माले को दिखा देती हूँ, माले कहाँ पे है। यहाँ आप मैप में देख सकते हो छोटे छोटे आइलैंड्स है, ये सब मालदीव्स के पार्ट हैं। और ये यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हो माले को। ऊपर नॉर्थ साइड में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है बनाना रीफ। रीफ क्या होते हैं, ऐसे कोरल रीफ होता है ना, ऐसी बनाना रीफ है यहाँ पे। तो कोरल रीफ के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। तो बनाना रीफ पूछा जाएगा तो ये आपका मालदीव्स में ही पड़ता है, आप ऐसा।
तो गाइज़ अभी ऐसा ही प्रोजेक्ट इन्होंने माले के साथ साइन किया है, और अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने श्रीलंका का जो जाफना पेनिनसुला उसके साथ भी प्रोजेक्ट साइन किया था, बट इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था, जिस वजह से ये सस्पेंड हो गया था। तो हो सकता है क्योंकि जो मालदीव है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया ने ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक काफ़ी हेल्प पहुँचाई है मालदीव्स को, और मालदीव और इंडिया के रिलेशनशिप अब अच्छे भी हो रहे हैं। पहले नहीं इतने अच्छे थे जब पहली गवर्नमेंट थी, अब जो गवर्नमेंट है मालदीव से में वो इंडिया के फेवर में है। तो इंडिया के लिए अगर चाइनीज़ वहाँ पे अपनी डील पूरा ये सक्सेस कर लेता तो वो इंडिया के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से चाइना का क्या होगा, वहाँ पे पकड़ मजबूत हो जाएगी इंडियन ओशियन में थ्रू मालदीव्स। तो मालदीव्स को एक तरीके से मालदीव को अपने फेवर में रखने के लिए इंडिया को यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, और इस डील को कोशिश करनी होगी कि ये जो चाइना ने ये डील साइन की है माले के साथ, ये डील सक्सेस ना हो। है मेटा सेटअप मीजर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन ऑनलाइन। तो आप सबको पता है फेसबुक का नाम फेसबुक ही है, बट एक मेटावर्स बना दिया जिसके अंडर में उन्होंने फेसबुक को डाल दिया है। तो यहाँ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि इन्होंने बनाया है वुमेन सेफ्टी, जैसे गर्ल्स या वुमेंस की प्रोफाइल होती है तो उनकी पिक्चर्स होती है, तो उसको कोई ब्लैकमेल ना करे या मिसयूज़ ना करे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने एक वुमेन सेफ्टी हब बनाया है, वुमेन सेफ्टी हब। तो आप ये माइंड में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वुमेन सेफ्टी हब किसके थ्रू बनाया गया है, तो ये मेटा के थ्रू बनाया गया है। आज के आर्टिकल कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।